जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत से डील करता है, उसके बाद हमारे पास पार्ट 9 कैपिटल ए जो कि म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटीज हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है। तो दोनों आज हम डिस्कस करेंगे, पंचायत को भी और म्यूनिसिपैलिटीज को भी। करंट अफेयर्स अगर मैं बताऊं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का क्या चल रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शंस के न्यूज़ में यहाँ पर ये टॉपिक चल रहा है। किस तरीके से? वन नेशन वन इलेक्शन में कहा गया कि नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस यहाँ पर सेंटर के और स्टेट के एक साथ करवाए जाएंगे 2024 में, नॉट 2024, 2029 में, सॉरी, ठीक है। अब 2029 में उसके बाद कहा गया है कि विद इन 100 डेज यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज दैट मीन्स पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस भी साथ में ही करवाए जाएंगे। अब अगर आप लोकल बॉडीज की बात कर लें तो लोकल बॉडीज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करती हैं। दैट मीन्स स्टेट लिस्ट के किसी आइटम को आप जब इफेक्ट करेंगे, फेडरल करेक्टर को अफेक्ट करेंगे, तो आपको आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजोरिटी है प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर लोकल बॉडीज का टॉपिक न्यूज में है। तो आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों चीज, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी भी बताऊंगा, बिकॉज प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करी गई, ठीक है, कौन सी डेट को करी गई, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम पहले प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे चले जाएं, पहले हम पंचायत टॉपिक कर रहे हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत यहाँ पे एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है ड्यूरिंग सिंस द एंशिएंट टाइम्स। उस टाइम पर इनको पंचायत कहा जाता था। एंड रूरल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत को दी गई थी। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लेटर ऑन दिया गया, किस तरीके से वहां तक हम पहुंचे डिस्कस करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी कि सभी डिस्प्यूट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करना रूरल एरियाज में, और एक विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग में एक ये फॉरम की तरह काम कर रही थी। जितने भी विलेज लेवल पे डिस्प्यूट्स थे उन सबको पंचायत रिजॉल्व कर रही थी। पंचायत वर ऑफन हेडेड बाय अ विलेज हेडमैन चोजन बाय द विलेज एल्डर्स। विलेज एल्डर्स एक यहाँ पे क्या कर रहे थे, हेडमैन को चूज कर रहे थे इन डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। एक कह सकते हो आप कि यहाँ पर हेडमैन। नाउ अब महात्मा गांधी जी का क्या क्या व्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू दिस? भाई ये एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बैकबोन है इंडिया की डेमोक्रेसी की, एंड एक ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 2, सेल्फ रूल। गांधी जी बिलीव दैट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड दैट शुड बी गिवन मोर अथॉरिटीज। यहां पर उन्होंने कहा कि सेल्फ रूल, तो यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ज़्यादा रिसोर्सेस और अथॉरिटी दी जाए। नंबर 3, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं ये सब। एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ यहाँ पे एक हिस्ट्री थी इसकी। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर मैं बात करूँ तो 1959 में सबसे पहले राजस्थान स्टेट था जिसने पंचायती राज स्टार्ट किया। कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया। बट सर क्या 59 से पहले पंचायत ही नहीं थी? नहीं, उससे पहले यहां पे क्या नाम दिया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDPs चल रहे थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1951-52 से लेकर 59 तक। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना एक्ट पास किया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद 1962 में एक मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी गई कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन के लिए। अब सवाल ये आता है कि 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो इससे पहले और इसके बाद ऐसा क्या फर्क हुआ? तो लेट मी डिस्कस। अब पंचायती राज राजस्थान ले आया, ठीक है। अब जब ये एक्ट आया था 92 में तो 3 टायर सिस्टम हमारे पास आया, ठीक है, ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल।
इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं थे, तो हर स्टेट के डिफरेंट स्टेट्स के अपने तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हायरार्की थी। बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, उसके बाद आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप इस्टेब्लिश करेंगे। तो 1993 में लीगल स्टेटस मिलता है 73rd अमेंडमेंट 1992, एंड 1996 में वो स्टेट्स जहाँ पर यहाँ पे पंचायती राज वो अमेंडमेंट नहीं लग रहा था, उनके लिए पीसा एक्ट आया गया, पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज के लिए एक अलग से एक्ट आया पीसा, जिसमें ग्राम सभा को ऑटोनॉमी दी गई। यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस था। उसके बाद कुछ कमेटीज बनी। प्रीलिम्स में आपसे कमेटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इसने रिकमेंड किया कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर आओ विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एंड उनको कुछ अथॉरिटी और रिसोर्सेज भी दिए जाएं। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, जिसने कहा कि भाई आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और पावर और रिसोर्सेज दो, सो डैट वो प्लानिंग में और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन सब पे पार्टिसिपेट कर सकें। तो बलवंत राय, अशोक मेहता कमेटी, इन कमेटीज पे सीक्वेंस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद GVK राव कमेटी आई, जिसने रिकमेंड किया कि इनको और ऑटोनॉमी दो, आप इनको अकाउंटेबल करो यहाँ पे टू द पीपल दे सर्व, जिनको आप सर्व कर रहे हो आप उनके लिए अकाउंटेबल हो। उसके बाद इसने सजेस्ट किया कमेटी ने कि PRI को और पावर दी जाए सो डैट वो फिनेंशियल यहाँ पर फीस और टैक्सेस को लेवाई कर सकें। डन। इन कमेटीज के यहाँ पर पॉइंट्स आपको बता दिए। आई होप साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। नाउ LM सिंघवी कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। दिस कमेटी रिकमेंडेड नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन 1986 में ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट, उस टाइम पर ये कमेटी आई। उसके बाद आप देखते हैं कि 6 साल के बाद 73rd अमेंडमेंट 1992, जब यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। एंड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द PRI एंड अर्बन बॉडीज, अर्बन बॉडीज, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी आएगा, टू स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है PK थंगटन कमेटी, जिसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए इन सारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। बट अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, LM सिंघवी कमेटी, जिसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पे दे दिया जाए। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है। सबसे यहाँ पर बेस लेवल, ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात कर लें तो विलेज पंचायत है। द लोवेस्ट लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज लेवल, जो विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, दैट इज द विलेज पंचायत। डन। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आएगा, ब्लॉक लेवल जिसे कहते हैं, दैट इज द ग्राम सभा। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल आया, जिसको इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं, दैट इज द टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए बनाया गया। ठीक है। एंड उसके बाद जिला परिषद, सबसे ऊपर आप आ गए डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे, जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल हो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए। तो ये 3 लेवल आ गए आपके पास। अब कुछ स्टेट की पॉपुलेशन, अगर मान लेते हैं कि 20 लाख से पॉपुलेशन कम होगी, तो यहां पर ब्लॉक लेवल पर पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत इस्टेब्लिश नहीं होगी। इस तरह के प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे यहां पर। नाउ अब हम बात करते हैं इस एक्ट की, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। दिस एक्ट हैज एडेड पार्ट 9। सबसे पहले तो करूं तो पार्ट 9 ऐड किया गया, आप कर चुके हैं पार्ट ऑलरेडी, एंड शेड्यूल 11 ऐड किया गया। 2 चीजें ऐड करी गई, पार्ट 11, शेड्यूल 11। यहाँ पे पार्ट 9 सॉरी शेड्यूल 11। टोटल हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल हैं। 12वां शेड्यूल हम करेंगे म्यूनिसिपैलिटी, 11वां आपके पास आ गया पंचायत। दिस एक्ट इज इंटाइटल्ड एज द पंचायत एंड कंसिस्टिंग द प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। 243O तक आपके पास प्रोविजंस आ रहे हैं पंचायत से रिलेटेड। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स। इट डील्स विद 243 कैपिटल G। तो दिस 243 कैपिटल G इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम एग्जाम्स। आई होप दिस इज क्लियर। 243 से 243O, 243G।
अभी क्या कह रहा है, सबसे पहले ग्राम सभा होगी, ठीक है। ग्राम सभा, इट प्रोवाइड्स फॉर द ग्राम सभा फाउंडेशन स्टोन। क्या हुई, ग्राम सभा, जिसका भी इलेक्टोरल रोल में नाम है एडल्ट्स, ग्राम सभा। उसके बाद ये ग्राम पंचायत, ठीक है, पंच। द बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ग्राम सभा ज्यादातर बच्चे इसमें मार खाते हैं कि वो पर्सन जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर्ड है गांव के अंदर, दे कंप्राइजेज द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा लेकर आ रहे हैं। Thus, it is a village assembly consisting of all the registered voters। जो भी वहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, ग्राम सभा बन रही है। दैट इज अ फाउंडेशन स्टोन। अब फाउंडेशन स्टोन के बाद हमने पढ़ा ब्लॉक लेवल एंड सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, किस तरीके से इनके मेंबर्स और चेयरपर्सन यहाँ पे इलेक्ट होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायत के किस लेवल पे, फाउंडेशन, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय द पीपल। यहां पे लोग डायरेक्टली उसके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, यहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर पंचायत में तीनों लेवल पर सीट्स को रिजर्व किया गया है। किस अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, टू द टोटल पॉपुलेशन। यहां पर पर्टिकुलर SC ST की पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू पूरे उसकी टोटल पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंगली SC ST के लिए यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगर यहां पर OBC के लिए रिजर्वेशन देनी है तो स्टेट कैन मेक प्रोविजन। उसके लिए आप देखते हैं कि 2 साल पहले यहां पर म्यूनिसिपैलिटी में उत्तर प्रदेश में इशू भी आया था, तब आपके पास ट्रिपल टेस्ट लेकर आते हैं एंड ट्रिपल टेस्ट अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो स्टेट यहां पर OBC के रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन ला सकती है। बट बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं SC के लिए और ST के लिए रिजर्वेशन है। इसके अलावा 1/3 सीट्स जो हैं यहां पर आप वुमेन के लिए यहां पर रिजर्व करी गई हैं। सेम केस आपको म्यूनिसिपैलिटी में देखने को मिलेगा एंड सेम केस आपको यहां पर पंचायत में देखने को मिल रहा है। ड्यूरेशन कितनी है, 5 इयर्स की ड्यूरेशन होगी यहां पर पंचायत की हर लेवल पर। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। भाई टर्म से पहले, जैसे सरकार होती है 5 साल की, पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो पहले ही सरकार खत्म हो गई, इसी तरीके से पंचायत भी खत्म हो सकती है। फर्दर फ्रेश इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड। जो फ्रेश इलेक्शंस हैं कब होंगे, मान लो कि आज पंचायत खत्म होने वाली है तो भाई उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले एक तो इलेक्शंस हो जाएं। जैसे भी 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, वेट तो नहीं करेंगे कि कब पहले टर्म खत्म होगी, उससे पहले ही 2-3 महीने पहले इलेक्शंस हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन आ रहा है। सेम यहां पर पहले ही एक्सपायरेशन से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, मान लेते हैं कि 5 साल से पहले 2.5 साल के बाद ही पंचायत बीच में डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मान लेते हैं 2.5 साल के बाद पंचायत डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, अब फ्रेश इलेक्शंस हुए तो सर क्या अब जो यहां पर पंचायत आएगी वो 5 साल के लिए रहेगी? नहीं, क्या कह रहा है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड। भाई जो रिमेनिंग पीरियड रह गया उसके लिए आपके पास पंचायत आ जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, आपको 21 ईयर्स यहाँ पे एज चाहिए आपके लिए, ठीक है। अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम। उस टाइम पर किसी भी लॉ के अंतर्गत अगर वो डिस्क्वालीफाई है लेजिस्लेचर में तो यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर एज की बात करूँ मैं तो 21 ईयर्स है, एटलीस्ट मिनिमम 21 ईयर्स चाहिए आपको यहाँ पर इलेक्शंस लड़ने के लिए। दिस इज द एज लिमिट जो पंचायत में भी सेम है, म्यूनिसिपैलिटी में भी सेम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने पहले किया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में अभी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सेंटर पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के इलेक्शंस को डील करता है। व्हेन इट कम्स टू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज तो कंसर्न स्टेट का इलेक्शन कमीशन डील करता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन यहां पे डील करेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से, सारे के सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये पावर है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। नाउ स्टेट फिनांस कमीशन होगा, जैसे हमने कहा था अभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन, जैसे अभी 16th फिनांस कमीशन आया था, अरविंद पन्नागरिया जो उनके यहाँ पर हेड थे, ठीक है। द गवर्नर शेल आफ्टर 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट अ फिनांस कमीशन, जो पंचायत की फिनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे देखेगी। गवर्नर इज अ प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच में बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे वहां पर फिनांस कमीशन ध्यान रख रहा था, ऐसे यहां पर स्टेट फिनांस कमीशन होगा जो ध्यान रखेगा सारे फिनांसेस का।
अब बात करी मैंने कि कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, आपने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ा है कि मान लो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पंचायत नहीं लग रही है, दिस पंचायती इंस्टीट्यूशन, तो अब एक्ट नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या है, पीसा एक्ट ऑफ 1996। द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल्ड एरियाज। 5वें शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स हैं उन पे यहां पर पार्ट 9 नहीं लग रहा है, तो सर वहां पर क्या लगेगा, तो उसके लिए एक्ट आया है पीसा। पार्लियामेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं कि इन एरियाज में यहां पे इसको लगाया जाए विद सम एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन अगर वो चाहें तो। इन अकॉर्डेंस उन्होंने एक एक्ट पास किया 1996 में, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, जिसका नाम है पीसा एक्ट या फिर एक्सटेंशन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, इसमें पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो स्टेट सिविल सर्विस में हाई चांसेस हैं इससे क्वेश्चन पूछने के। एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स हैं जो शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें पावर क्या है, एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। मैंने आपको बताया ग्राम सभा में कौन है, वो रजिस्टर्ड मेंबर जिनका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है वो ग्राम सभा बना रहे हैं। ट्रेडिशनल राइट्स क्या करने हैं, इट फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। ये कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल हैं वहां के उनको सेल्फ गवर्नेंस दे रही है, ग्राम सभा को अल्टीमेट अथॉरिटी और पावर दी जा रही है। एंड यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था। द प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, जैसे ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि तेंदू लीव्स, ठीक है, जिससे बीड़ी बनती है, मध्य प्रदेश में भी करंट अफेयर्स में भी था ये कुछ टाइम पहले, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पावर किसके पास होगी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ग्राम सभा के पास यहाँ पर पावर है। यहाँ पे द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ग्राम सभा और द पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी मैंडेटरी for the grant of concession for the exploitation of minor minerals। ग्राम सभा की यहां पर रिकमेंडेशन के बिना कोई भी यहां पे चीजें आगे एक्सप्लोइटेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीसा एक्ट में। तो पार्ट 9 जो कि यहां पर शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगता है, 5th शेड्यूल में नहीं लगता है, इसलिए वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके वहां पर वो पंचायत को इंप्लीमेंट करवा सकता है। उसका नाम क्या है, पीसा एक्ट। नाउ अब हम चलते हैं पार्ट 9 कैपिटल ए, या जिसको कहते हैं शेड्यूल 12, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के कौन कौन से यहाँ पे प्रोविजंस हैं। 1688 में सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुई मद्रास में, चेन्नई में, चेन्नई जहां पर इस बार 92nd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया मेरीना बीच के पास। 1726 में, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे म्यूनिसिपैलिटी का इंपॉर्टेंट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। 1726 में उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया बॉम्बे में जो भी मुंबई है, कलकत्ता में जो कि अब यहाँ पे कोलकाता है। ये दो आपको इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, अगर आप भूल भी जाते हैं, बट आपको ये मद्रास पक्का पता होना चाहिए। 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक रेजोल्यूशन पास किया यहाँ पे ऑन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या करा, लॉ पास करा गया। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन का यहाँ पे रेजोल्यूशन आता है जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ लोकल गवर्नेंस। इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में पूछते हैं, हिस्ट्री में भी आपके पास आएगा, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1907 से 1909 आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा आपके पास 1909, 1919, 1935। तो रॉयल कमीशन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बनाया गया इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने डायर की स्कीम निकाली which made local self government as a transferred subject under the control of responsible Indian minister। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया और इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल में ला दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। 1935 आपके पास एक्ट आता है जहां से हमने मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ले रखा है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशनल सब्जेक्ट बना देता है। तो ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, 1935 में ये प्रोविंशनल सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद 1992 में फाइनली हम देखते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 कैपिटल ए शेड्यूल 12 ऐड कर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको अर्बन लोकल बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। अब 3 तरह की आपके पास अर्बन लोकल बॉडीज आती हैं। नंबर 1 दैट इज अ नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है? ट्रांजिशनल एरिया जो रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां पर इसको कहा जाता है नगर पंचायत। म्यूनिसिपल काउंसिल किसी स्मॉल अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल आपके पास आती है। बिग एरिया के लिए आपके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। 3 आ गई, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब गवर्नर कौन कौन सी चीजें यहां पे ध्यान रख रहे हैं जब ये ट्रांजिशन हो रहा है एरिया के लिए? तो उस जगह की पॉपुलेशन, नंबर 1 पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। नंबर 2 वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर 2, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। नंबर 3 रेवेन्यू जनरेशन फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 4 नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कितने लोगों की यहां पर एम्प्लॉयमेंट है जो एग्रीकल्चर से हटकर काम कर रहे हैं। नंबर 5 वहां की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 6 बाकी सारे फैक्टर जो गवर्नर जी को लगते हैं, ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं यहां पे जब आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज आई, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल गवर्नेंस signifies the governance of urban body by the people through their elected representative। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपके पास आता है एंड लॉर्ड रिपन, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट इज डील्ड बाई 3 मिनिस्ट्री। सेंट्रल लेवल पर 3 मिनिस्ट्री है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आप सब कैंटोनमेंट बोर्ड में गए होंगे, ठीक है, सोलन से पहले दक्षाई कैंट आता है, ऐसे हर जगह आप कैंट देखते हैं। तो जो भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कैंटोनमेंट बोर्ड को संभाल रहा है, होम मिनिस्ट्री संभाल रहा है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को इन केस ऑफ, एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। ये 3 मिनिस्ट्री हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर हैंडल आउट कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये तीनों तो आपके पास 1688 मद्रास सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल नंबर 12 एंड पार्ट 9 कैपिटल ए ऐड करा गया। उसके बाद लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके पास आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाया गया। 1935 जब यहाँ पे आपके पास प्रोविजनल सब्जेक्ट इसको बना दिया गया। नाउ लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन आया 1870 जिसने कहा कि यहां पर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की जाए। लॉर्ड रिपन, जिनको कहा जाता है यहां पर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता दी है कि यहां पर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नाउ 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? अब 243 से लेकर 243O तक हमने लिखा यहां पर पंचायत, P से लेकर ZG तक डील कर रहा है विद द म्यूनिसिपैलिटी। नाउ इन एडिशन एडेड न्यू 12th शेड्यूल, मैंने आपको बता दिया है, एंड पार्ट 9 कैपिटल A एंड 243W डील्स विद इट। ठीक है, वहां पर था 243G, यहां पर है 243W, ये आपको पता हो। ऑल द मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ईच म्यूनिसिपल एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी नोन एज वार्ड्स। मैं आपको अब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब आप हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, आप देखते हैं कि वो वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर वार्ड से एक काउंसलर आएगा। अब उन काउंसलर में से एक मेयर सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मेयर आ जाएगा एक। ठीक है, मेयर को अपॉइंट कर देंगे, बट मेयर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन होगा? सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। बट हम किसके लिए कर रहे हैं? पहले हम काउंसलर के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। काउंसलर कहां से आ रहा है? वार्ड से आ रहा है। डन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वार्ड कमेटीज भी बन सकती हैं, एक या दो से ज्यादा यहां पर वार्ड इकट्ठे होकर एक वार्ड कमेटी भी बना देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेम यहां पर आपके पास आया काउंसलर, काउंसलर के बाद मेयर, एंड एग्जीक्यूटिव पावर सबसे ऊपर किसके पास है? म्यूनिसिपल कमिश्नर। नाउ अब ये एक्ट क्या कहता है?
इस सेम म्यूनिसिपैलिटी की तरह कि SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज 1/3 सीट्स रिजर्व करनी है वुमेन के लिए एंड बिलोंगिंग टू द SC and ST, सेम केस जैसा आपके पास म्यूनिसिपैलिटी का आया था। एंड यहां पर भी ट्रिपल टेस्ट है, ट्रिपल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। अगर OBC के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजन करना चाहता है कि यहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन लानी है तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर 5-year टर्म ऑफ द ऑफिस, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का था। ये दोनों टॉपिक बिल्कुल एक साथ आप पढ़िए, तभी मैं एक साथ लेकर आया हूं, आपको रिवाइज करना बड़ा ईजी हो जाएगा। However, it can be dissolved before the term, जैसे मैंने आपको बताया म्यूनिसिपैलिटी 5 साल से पहले भंग हो सकती है, ऐसे ही सेम यहाँ पर पंचायत की तरह ही म्यूनिसिपैलिटी भी 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है। फर्दर द फ्रेश इलेक्शन शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी एज यूजुअल, भाई टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन हो जाए। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर पहले भंग हो गई बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ टर्म ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, 6 मंथ से पहले फॉर एग्जाम्पल ये डिसॉल्व हो जाती है, देन रिमेनिंग पीरियड के लिए आपके पास आ गई, जैसे आपके पास यहाँ पर पंचायत में आती थी। अब 2 कमेटीज बनती हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिसको स्टेट यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, सो डैट यहाँ पर जितने भी प्लान्स हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के, उन सबको कंसोलिडेट कर सके, इकट्ठा कर सके इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट लेवल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होल। यहाँ पर उसके बाद एक हमारे पास बिग प्लान आ सके, तो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के प्लान्स को यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया। सेम यहाँ पर एक इसके नेक्स्ट हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब इस कमेटी में जो पहले हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाली, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर कुछ प्रोविजन बनाता है, जैसे क्या कॉम्पोजिशन रखनी है इस कमेटी की, कितने मेंबर रखने हैं यहाँ पे, क्या मैनर रखना है इसके चेयरपर्सन और मेंबर के चुनने का, द फंक्शंस ऑफ सच कमेटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, भाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या इसके फंक्शंस रखने हैं, चेयरपर्सन मेंबर की टर्म्स क्या रखनी है, कैसे लेकर आने हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ लेजिस्लेचर बता रहा है आपके पास। स्टेट लेजिस्लेचर याद रहे आपके पास, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बना रहा है। नाउ इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी, सेम जैसे इससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाला पड़ा, जो कि एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास वो भेज देगी। सेम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की तरह स्टेट का जो लेजिस्लेचर है यहाँ पर वो प्रोविजन बनाएगा कि क्या कंपोजिशन रखनी है इस कमेटी की, किस तरह से मेंबर्स लेकर आने हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन रखनी है यहाँ पर इन कमेटीज की, एंड फंक्शंस क्या रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट का था ऐसे ये मेट्रोपॉलिटन का आपके पास आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, मेट्रोपॉलिटन सर एरिया होगा क्या, आपने बोला मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो ये वो एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा होगी इन 1 or more डिस्ट्रिक्ट, एक या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत और अदर कॉन्टिग्यूअस एरियाज। नाउ दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, वो एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, एंड कंसिस्टिंग 2 or more म्यूनिसिपैलिटीज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक इसका ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज, जो आप देखें कि लक्ष्मीकांत में कवर भी किया हुआ है कि कितने तरह की हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, पोर्ट्स के पास, टाउनशिप है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, एंड इसके अलावा एक और दे रखा है दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। इफ देयर इज एन अर्बन एरिया वेयर द म्युनिसिपल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, कोई एक इलाका है वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ म्युनिसिपल जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये सब प्रोवाइड कर रही है, देन द गवर्नर may specify that industrial township. In such a case, municipality may not be constituted. That's called industrial township. I hope this is clear. तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके पास अर्बन लोकल के। तो ये था हमारा आज का सेशन विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। दोनों टॉपिक बहुत कोरिलेटिव है, आपको यहाँ पे बहुत इजी होगा अगर आप एक साथ रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिजर्वेशन वाला 1/3 सीट्स ये सब दोनों तरफ सेम है, ड्यूरेशन ऑफ द टर्म 21 ईयर्स एज सेम है, एक्ट अलग आ गए 73rd और 74th, सबसे पहले पंचायत नागौर में आई, सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज मद्रास में। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रीलिम्स के फैक्ट हैं कि भाई ब्लॉक लेवल पर पंचायत नहीं होगी अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, ठीक है।
तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। प्लस जो हमने हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी करी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या कहा, 1919 में क्या कहा, 1935 में क्या कहा, वो सब आपको ध्यान रखना है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।